फर्स्ट जो आपसे क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो आप कैसे करवाते हैं? अच्छा। एक्चुअली स्टार्ट वहीं से है हम्म। और एंड भी वहीं पे है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। आज हम एक नई पॉडकास्ट के साथ जो है ना वो आपके सामने हाजिर हो रहे हैं विद आवर स्पेशल गेस्ट जो कि फूड फूड एनालिस्ट हैं, गवर्नमेंट पब्लिक एनालिस्ट हैं, और इनका वास्ट एक्सपीरियंस है इन फूड लैब्स और टेस्टिंग में। और इनको इनवाइट करने का मकसद ये है कि जो पेफडा की रिसेंट जॉब्स और उनके जो इंटरव्यूज चल रहे हैं या इसकी ज़रूरत की हैं, जो भी क्वेश्चंस होंगे जो सर से हमने पूछने हैं स्टूडेंट्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना वो टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया आपका। अच्छा। तो आपका सर, आप टाइम। जी सर। तो सर हमारे जो है ना वो आज की जो डिस्कशन होगी उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम आज की जो हमारी ऑडियंस है उनको ये बताएं कि क्योंकि पेफ्डा एक नया इदारा है और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जो पता है वो बहुत कम पता है। तो जो भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं उनको एक्चुअली आइडिया नहीं है कि अगर वो जाएंगे वहां पर तो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है। और उसके अलावा क्योंकि ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हो रहा है कि इतनी सैलरीज जो कि बहुत ही कम्पिटिटिव हैं मार्केट के हिसाब से, बिजनेस मॉडल है। और ना सिर्फ ये बल्कि इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो लेके जाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सर आपका क्या ख्याल है कि इस बारे में? जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। असल में ये कि जो पाफडा है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी चंद वजूहात की बिना पर। उसमें ये कि सबसे पहले तो हर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट थे हमारे यहाँ काम कर रहे, और होली सोली किसी का भी इन सारी चीज़ों पे ना एक चीज़ पे फोकस नहीं था। मसलन ये कि अगर एग्रीकल्चर है तो उसमें की बहुत दूसरी और भी चीज़ें थी, उसका जो फोकस था उसमें वो एग्रीकल्चर कल्चर कमोडिटीज़ भी थी। वीट जब आती थी तो वीट के ऊपर फोकस हो जाता था। इसी तरह जब गन्ने की बारी आती थी तो गन्ना क्रशिंग हो जाती थी। यानी कि उसमें जो टेस्टिंग थी वो एक सेकेंडरी या वो दब के रह जाती थी, उसको उस तरह इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी। इसी तरह पेस्टिसाइड में अगर किसी मौसम में अगर आप उसकी रेगुलेशन के ऊपर फोकस होता था तो वो दूसरी तरफ जो था कंपनीज़ या फोकस जो फेक कंपनीज़ के ऊपर फोकस चला जाता था। तो टेस्टिंग के ऊपर जब फोकस आता था तो फिर उस तरीके से उस तरह नहीं हो जाता था। इसी तरह जब फूड की बारी आती थी तो फूड में ये मेन तो उनका काम था इंस्पेक्शन और इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन को करना। लेकिन उसके साथ साथ फिर एतराज़ात आते रहे कि वो टेस्टिंग भी करते हैं, सैंपल भी खुद लेते हैं, और हमें वो सील या ईपीओ यानी कि जो हमें देते हैं इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर वगैरह। तो इस वजह से ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी पेफ्डा। और दूसरा ये कि जो पेफ्डा है वो बज़ाते खुद क्या करता है, वो क्वालिटी मेडिसिन, फूड, एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग के लिए होते हैं, उनको मेंटेन करना, उनको इम्प्रूव करना। और इस वजह से और दूसरा ये कि इसका काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है और एक्सपर्ट ओपिनियन भी देना होता है। और इस एक प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ज़ोरदार, ज़्यादा गरजदार, ज़्यादा अहम आवाज़ पहुँचेगी जहाँ जहाँ पे पहुँचनी चाहिए। इसका सर मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में एक्चुअली कोशिश ये की जा रही है कि जो डिफरेंट जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, जैसे एग्रीकल्चर है, फार्मेसी है और हमारी फूड, मतलब ये तीन चीज़ें हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। और उस हवाले से ना सिर्फ यहाँ पर लैब टेस्टिंग होगी बल्कि इसमें रेगुलेशंस रेगुलेशंस मीन्स के जो आप बता रहे थे अभी कि जो फेक या कोई भी ऐसी चीज़ है, इंडस्ट्री है या कोई भी कंपनी है, तो उसको भी मतलब देखा जाएगा और टेस्टिंग पे भी ज़्यादातर ध्यान होगा। और ना सिर्फ टेस्टिंग बल्कि रिसर्च भी। और इसके अलावा मैं एक सर एक और चीज़ ऐड करता चलूँ इसमें ना, एक और चीज़ भी मेरे ख्याल में इन्होंने ऐड की है कि जो पाकिस्तान में ना एक्सपोर्ट क्वालिटी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्पेशली, तो वो बहुत कम थी जी या कम है, अभी भी कम है क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाते। तो सर इस हवाले से क्या आपकी राय है कि क्या मतलब पेफ्डा जो है ना वो करने जा रहा है कि हमारी प्रोडक्ट्स या फिनिश प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो सकें? सर, जब दुनिया का पैराडिम शिफ्ट हुआ ना, एक्चुअली ये सारी चीज़ों की साइंटिफिक चीज़ों की बुनियाद बनी
2008 और 9 से। 2003 से लेके 2009 तक हमारी बहुत सारी कंसाइनमेंट्स, जैसे वो फिश में आर्सेनिक की वजह से, केन फूड में माइक्रोबायोलॉजिकल लोड की वजह से, और इसी तरह पेस्टिसाइड और उसमें उन चीज़ों में भी इन वजूहात की बिना पे ना रिजेक्शन हुई हमारी, स्पेशली यूरोप में, हम्म। मिडल ईस्ट में। तो हम्म। फिर यूरोप वालों ने एक इनिशिएटिव लिया था हमारे लिए कि उन्होंने TRTA, ट्रेड रिलेटेड टेक्निकल असिस्टेंस का हम्म। प्रोग्राम शुरू किया था। पहले वन, फिर TRTA 2 के नाम से उन्होंने शुरू किया था। उसमें उन्होंने कुछ इंटरनेशनल जो थे, जो टेक्निकल लोग थे, स्पेशली उधर से USA से, फिर यूरोप से, वो हमारी तरफ भेजे थे कि उन्होंने आके उस टाइम पे हमारे यहाँ फिशरीज़ का डिपार्टमेंट भी उसी दौरान डेवलप हुआ था। अगर देखा जाए तो हर गवर्नमेंट की ना अलहदा से होती है, फोकस होता है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। अब हम्म। ये सारा जो काम स्टार्ट हुआ था ना, फोकस किया था उस टाइम मुशर्रफ के दौर में। अच्छा। मुशर्रफ के दौर में ये जो थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, इन्होंने यानी कि वो सारा ड्राफ्ट किया था। इसी तरह वो पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्ट किया था, और जो इसी तरह दूसरी रेगुलेशंस और अमेंडमेंट्स दूसरी जगहों पे एग्रीकल्चर और उसमें की थी। इम्प्लीमेंटेशन लकीली वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुई थी। जो हम्म। पैफडा का क्याम भी 2016 में आपने देखा, जी एक्ट जी। 2016 में, जी जी बिल्कुल। और इम्प्लीमेंटेशन अब हो रही है। हम्म। असल में तब भी कोशिश की गई थी इम्प्लीमेंटेशन की, इंटरव्यू फेज तक भी पहुंचे थे, हम्म। लेकिन वो उसके ऊपर ज़ाहिर बात कुछ जो चीज़ें, कुछ जो ताकतें नहीं चाहती थी, या कुछ ऐसे अवामिल थे, या कुछ ऐसी जो चीज़ें थी ना तजर्बाकारी की वजह से, उसमें वो नई इंटरव्यू आगे आ सके। हम्म। उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ भी बदल गई। अब फिर ये दोबारा इनकी गवर्नमेंट आई है, इनकी प्रायोरिटी भी है कि इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी भी बनाई जाए, और वो जो 2016 का एक्ट है उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको फंडिंग की जाए। और वो जो 2003 से लेके हमारी जो एक्सपोर्ट रिजेक्ट हुई थी, उसके हम्म। बाद वो जो TRTA के बाद जो एक खला आया था, उसमें उसको फ्रेंसिक ने किसी हद तक फुल करने की कोशिश की थी। मतलब जी। उन्होंने 2 लिए, उधर से फूड से बंदे लिए, 2 एग्रीकल्चर से लिए, 2 हम्म। पेस्टिसाइड से लिए, और 2 ड्रग टेस्टिंग से लेके 8 बंदों को मास्टर ट्रेनर बनाया, फिर हम्म। क्वालिफाइड करके उनको वापस भेजा अपने डिपार्टमेंट ने। सब लोगों ने मिल के, मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर ने जाके 27 लैब क्रेडिट किए हैं, एक्रीडेशन डिफरेंट पैरामीटर्स में, ठीक है। फिर हम्म। PISQC की लैब क्रेडिट हुई, उसके बाद फिर फूड अथॉरिटी की अपना एक स्टेशनरी, 2 मोबाइल फूड लैब क्रेडिट हुई, और हम्म। 5 मज़ीद पाइपलाइन में हैं जो इस हवाले से। और इसी तरह जो थे ड्रग टेस्टिंग की जो दोनों तीनों लैब थी, वो ना सिर्फ क्रेडिट हुई बल्कि उनका इंटरनेशनल ऑडिट्स भी हुए। और फोरेंसिक भी जो इसी की लहज के ऊपर चलते हुए पैफ्टा को भी ना इसकी एक्रीडेशन, जैसे हमारी पाकिस्तान में पिनैक करता है ना, तो हम्म। पाकिस्तान पिनैक से तो करवाएंगे ही, क्रेडिट करवाएंगे, इंटरनेशनली भी क्रेडिट करवाना चाह रहे हैं इनके ये जो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री बनाने के अलावा उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन और उस इंटरनेशनल एक्रीडेशन की तरफ भी ये जाना चाह रहे हैं लोग। अच्छा, मेरे ख्याल में से इससे जो है ना, जो मेरी राय है इस बारे में वो ये है कि स्पेशली एग्रीकल्चर के हवाले से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो रिजेक्शंस हुई थी उस वक्त एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल राइस कह लें, या उसके अलावा जो मैंगो कह लें आप, या जो पल्प वगैरह, जो जूस वगैरह होते हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं मतलब पाकिस्तान में अवेलेबल हैं या फिनिश प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं, तो उनकी एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा इम्पेटस जो है ना वो आ सकता है। अच्छा, तो इसके अलावा बिल्कुल सर, आपने किया है। इसके अलावा ना एक और चीज है कि अब हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या आपको जी। लगता है कि जिस तरह की ये लैब्स क्रिएट की जा रही हैं और जिस तरह के इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, आई बिलीव के बहुत अच्छे इंसेंटिव्स हैं और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्या आपको लगता है कि ऐसा ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल है जो कि ये स्टैंडर्ड्स मीट कर पाएगा, या उनको अभी ट्रेनिंग की जरूरत होगी? नहीं, जैसे ही इन लोगों को हायर किया जाएगा, उसमें से ये जो कुछ चंद जो हायर मैनेजमेंट के लोग और जो सिलेक्टेड होंगे, उनको ये पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। उन लोगों में जो इंटरनल जो एज पर माई इंफॉर्मेशन जो ट्रेनिंग लेके जिनमें स्पार्क होगा, वो लोग आगे आएंगे या नॉमिनेट होंगे या वो ट्रेनिंग्स के अंदर टॉप करेंगे, उनको फिर फॉरेन ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। नंबर 2 जो है वो जो इधर से जिन लोगों से इन लोगों ने लेने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं, हाई टेक इंस्ट्रूमेंट्स,
तो फ़र्ज़ करें वो स्विट्ज़रलैंड से या यूएसए से लेने हैं, तो वहाँ से उनसे उन्होंने 4-4, 5-5, 10-10 लोगों की ट्रेनिंग भी साथ लिखी हुई है कि जो वो हम्म, टेंडर विन करके आएँगे, वो इन 4-5 लोगों को ट्रेनिंग्स भी देंगे। तो वो लोग जिन्होंने इंटरनली अपनी इंटरनल ट्रेनिंग के दौरान टेस्ट विन करके नॉमिनेट हुए होंगे या टॉप हम्म, मैनेजमेंट में अच्छी पोजीशन पे होंगे, उन लोगों को मिला के जब फॉरेन ट्रेनिंग की जाएगी, वो वहाँ से ना सिर्फ ट्रेनिंग करके आएँगे, बल्कि उन इंस्ट्रूमेंट को आगे फंक्शनलाइज़ करेंगे, बल्कि एक पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा, उसको फ़ॉलो करते हुए वो जो बाकी एक-एक बंदे की ट्रेनिंग की जाएगी। हम्म, उसके बाद इसके ऊपर जो है उनको कॉम्पिटेंस दी जाएगी और शुरू-शुरू में जैसे वो फोरेंसिक में है एटलीस्ट 2 बंदे एट ए टाइम एक ही क्या कहते हैं उसके ऊपर सैंपल कह लें या हम्म। एक ही जो होता है टेस्टिंग मटेरियल उसके ऊपर काम करेंगे। एक बंदा उसको टेस्ट करेगा, दूसरा उसको रिव्यू करेगा। इसमें हो सकता है आपके साथ-साथ कॉम्पिटेंसी भी डेवलप होती जाए। वेरी गुड सर। मैं तो समझता हूँ कि ये वो वाला मेथड है जो ब्यूरोक्रेसी में अक्सर जो है ना वो अपनाया जाता है या मिलिट्री में होता है, कि जिसमें मतलब कि लोग इंडक्ट होने के बाद उनको एक जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स जो बाहर की ट्रेनिंग्स होती हैं वो बड़े अच्छे प्रोग्राम चलते हैं, इनके साइंटिस्ट भी जो है ना वो हमारे हैं, उनकी जो है ना वो डेलीगेट्स वगैरह जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी, जैसे आपने एज एज पर योर इन्फॉर्मेशन, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अपने जो हमारे मुल्क के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो इस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। अच्छा सर, इसके हवाले से थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि वैसे तो आपने वो वाला शुरू में ही बता दिया कि ये स्टेप वाइज कैसे काम करेगी ये पेफडा, इसका क्या तरीकाकार होगा जो हायर होंगे लोग। सर इसका मैंने स्टार्ट में भी बता दिया तरीक़ाकार इनका यही है कि इंटरनेशनली जैसे पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है ना, हम्म, तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली अब ये नहीं होता कि एक अथॉरिटी जो है वो अगर इंस्पेक्शंस करती है, सैंपल्स लेती है, स्पेसिमेन लेती है, तो वो उसको खुद ही टेस्ट कर जाए। उसके लिए अभी भी जैसे ये एग्रीकल्चर है और जैसे पेस्टिसाइड है, उसमें भी 10 से 20 एक आम नॉर्मल लेबॉरटरीज़ होती हैं, उसके बाद एक उनकी रेफरेंस लेबॉरटरी होती है। नॉर्मल लेबॉरटरीज़ डिफरेंट रीजन्स में 2, 3, 4 होती हैं। फिर रेफरेंस लेबॉरटरी उसमें से 10 या 20% का एक अपना जितना भी एज़ पर देयर कैपेसिटी वो सैंपल्स का कोटा मुख्तलिफ लेबॉरटरी से रैंडमली उठाती हैं, उसको क्रॉस चेक करती हैं। ये एग्रीकल्चर में है। और उसमें पेस्टिसाइड में। ड्रग में जो है और फूड में इस तरह है एज़ पर डिमांड है। अगर कोई बंदा किसी को वो उसको सैंपल के रिज़ल्ट्स को वो एक्सेप्ट नहीं करता या कोई कंपनी नहीं एक्सेप्ट करती, वो समझते हैं कि इसका रिज़ल्ट्स अदर वे राउंड है, तो फिर उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी हो, जो जज साहब भी हो सकते हैं, उसको उसी अथॉरिटी का कोई डीजी भी हो सकता है, उसे मार्क करके 3 मुख्तलिफ लेबॉरटरी की ऑप्शन दी जाती है, जिसकी फ़ीस उसने बेयर करनी होती है। वो 3 एक्रेडिटेड लेबॉरटरी में से जिसको वो जज साहब टिक कर दें, तो उसमें से सैंपल उसका हो के उसको फिर उसको कहते हैं सैंपल कंटेस्ट। इस तरह अगर वो स्पेसिमेन सैंपल कंटेस्ट हो जाता है तो इस तरह उसका फैसला होता है, यानी कि रेफरेंस लेबॉरटरी या आउटसोर्सिंग की वहाँ सब जगहों पे वहाँ पे ऑप्शन है। लेकिन जब आपका एक अदारा होगा ही इंटरनेशनली क्रेडिट भी और नेशनली भी क्रेडिट होगा और स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, तो सैम्पलिंग एक्चुअली पैराडाइम शिफ्ट हुआ इंटरनेशनली, टेस्टिंग वो थर्ड पार्टी करती है। इस हम्म। हमारे इस केस में ये पेफ्डा होगी। अच्छा। अगर वो डिफरेंट इंस्पेक्टर्स जो हैं वो सैंपल लेके आते हैं, स्पेसिमेन लेके आते हैं, जो यहाँ वो अपना कोई भी चीज़ अगर ऐसी है जिसको टेस्ट करना लेके आते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ अदारे जैसे सम टाइम कोई ऐसी चीज़ मसलन फूड अथॉरिटी में अगर 1-2 चीज़ों की नई ऑप्शन है, मीट नहीं टेस्ट कर सकते, तो वो आउटसोर्स टेस्ट होते हैं। हाँ इसी जी जी। तरह अगर वो किसी जगह पे जैसे कहीं फूड पॉइज़निंग का केस आ गया, तो एग्रीकल्चर वाले चले तो जाते हैं, विज़िट तो कर लेते हैं, सैंपल पर पुलिस की मौजूदगी में वो फोरेंसिक से होता है। हम्म, जैसे वो लिया में स्वीट पॉइज़निंग का केस हुआ था काफ़ी साल पहले, तो जी जी। यानी कि 5-7 साल पहले, तो कम से कम कोई 29th उसमें डेथ आ गई थी और हम्म, 40 लोगों ने वो जहरीली मिठाई खाई थी और कोई मौके पे या 1-2 दिन में 29 आ गई थी, 30-35 लोग फोत हो गए थे। जी जी तो बिल्कुल। उस वजह से ऐसे डिज़ास्टर के लिए तो आम लेबॉरटरीज़ में तो नहीं होती फैसिलिटी, लेकिन जब पेफ्डा की बारी आ जाएगी, स्टेट ऑफ द आर्ट आ जाएगी और कोई अननोन
एनालाइट आ जाएगा, ऐसा एनालाइट जिसने इस तरह की तबाही मचाई होगी, तो पैफ्डा के हम्म पास इस वो इक्विप्ड होगी हर तरह से, उसके पास रेफरेंस भी होगा और ये चीज़ें भी होगी। फिर हम्म जिस तरह चाहे वो फिर उसमें कोई भी केमिकल आ जाए, जैसे उस स्वीट पॉइजन केस में क्लोरफेनापार निकला था, जो कि उस वक्त तक वो अपना कॉटन के सीज़न में उनके जेसिड और एफिड को मारने के लिए यूज़ होता था, वो बोली पेस्टिसाइड थी, लेकिन वो कहाँ पे आ गई। इस तरीके से चीज़ों को इन तीन देखें, उसमें एग्रीकल्चर भी आ गई कि एग्रीकल्चर से वो जी जी पेस्टिसाइड वो लीक हुई थी, इंसेक्टिसाइड, और बिल्कुल। वो एक पेस्टिसाइड बजाते खुद आ गया, फूड आ गया उसमें, और इंसानों के अंदर गया, उनका जब गैस्ट्रिक लीवेज वगैरह लिया गया तो उसमें ड्रग भी आ गई। तो चारों चीज़ें हम्म ऐसे केसेस में आके मरबूत हो जाती हैं, इनका एक कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। जी, इसलिए तो वो तीनों को एक जो है ना एक वो एक साथ में रखा जा रहा है, बिल्कुल आपकी चारों बात को है। चारों को चारों बस को। एग्रीकल्चर अगर ब्रॉडर टर्म में करें तो वो तीनों को, अदरवाइज हम्म। अगर एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड को सेपरेट रखें तो फिर हाँ, तो चारों फिर को। चारों को ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा सर, इसके हवाले से अब हम आते हैं, ये तो हमारा पोर्शन था कि जिसे हमने समझना था पेप्टा को, कि पेप्टा एक्चुअली क्या है, क्यों है, और जी। क्या कर रही है, क्यों, इसके क्या मकासद वगैरह। अब हम आते हैं उस पार्ट की तरफ जो आजकल के हमारे स्टूडेंट जो सुनना चाहते हैं, जो आजकल कैंडिडेट्स हैं जो कि इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो इसमें सर दो तीन क्वेश्चन मेरी जी। आपसे हैं, जैसे कि आपने भी मतलब ये देखा है कि जो जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो दो हम्म, चीज़ें हैं इसमें। ये तीनों क्वेश्चन जो है ना वो दो चीज़ों से रिलेटेड है। एक ये है कि जो हायर पोस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल सीनियर साइंटिस्ट की कह रही हैं, इससे भी अबव जो मैनेजर्स वगैरह हैं जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं, तो उनमें वो जी। एक्चुअली रिक्वायर्ड है कि आपने लैब में काम किया हो। ठीक है, जो सॉरी, करेक्शन कर लें इसको, अक्रेडिटेड लैब। अग्रेडेड लैब, सॉरी जी, लैब अग्रेडेड लैब, बिल्कुल बिल्कुल। अक्रेडिटेड। तो एक दूसरा पार्ट इसका ये है कि जो अब जूनियर आ रहे हैं, मतलब जो बिल्कुल ही लोअर रैंक पे आएंगे, जो मिनिमम रैंक है इनका, जो ट्रेनिंग जिनको दी जाएगी, तो क्या इनमें एक में तो चलें ठीक है, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस होगा, तो वो जो सारा लैब का काम होगा, ये उनको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, या कौन कौन से, वो जस्ट उनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो फूड में ही, या ड्रग में, या मतलब इस तरह की, या किसी और का भी मतलब रिलेशंस भी चल सकते हैं कुछ। उसमें ये कि जिन जिन लोगों को उसमें क्रेडिट होगा, जिनका लैब के अंदर एक्सपीरियंस होगा, उनको कॉल करने में, इंटरव्यू में और क्वेश्चनिंग करने में उनको प्रेफरेंस हासिल है, ये तो स्ट्रेट अवे एक बात होगी। वो ठीक हो प्रेफर गया। किया जाएगा उनको ठीक है। दूसरों के ऊपर जिनका के एक्सपीरियंस लैब के अंदर नहीं है। या तो उनको कॉल ही नहीं की जाएगी, अगर कॉल भी की जाएगी तो वो उनको उस तरह नहीं देखा जाएगा एज ए टेक्निकल हैंड, क्योंकि उनसे काम लिया जाना है ना लैब का। जी बिल्कुल। ठीक है। तो इस वजह से ये कि ऐसे लोगों को प्रेफर किया जाएगा जिनका लैब के अंदर वर्किंग एक्सपीरियंस है। लेकिन जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो हर चीज़ डिपेंड करती है कि फर्स्ट जो आपसे क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो आप कैसे करवाते हैं। अच्छा। एक्चुअली स्टार्ट वहीं से है हम्म। और एंड भी वहीं पे है। बिल्कुल आपकी सही बात है। कॉम्पिटेंसी के इंट्रोडक्शन में अगर आपने बता दी तो ज़्यादा फोकस आप ही की उसी इंट्रोडक्शन के ऊपर वहीं से बात की जाएगी। आपकी डिग्री अगर केमिस्ट्री में है हम्म। तो स्टार्टिंग क्वेश्चंस भी हो सकता है बेसिक केमिस्ट्री से ही हो। अब अच्छा। ऐसी केमिस्ट्री नहीं जैसे कि वो आप, हम अक्सरियत से, मैंने खुद भी बल्कि कई लोगों ने इस तरह तैयारी की होगी कि केमिस्ट्री क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये वो चीज़ें, इस तरह की चीज़ों में नहीं, बल्कि वो चीज़ें जो अप्लाइड होंगी अप्लाइड होंगी। उसमें, उस अपना टेस्टिंग के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही है। टेस्टिंग में अगर किसी टेस्ट में सॉल्यूशन मेकिंग है तो हो सकता है वो टेक्निकली आपसे पूछ लें कि भाई क्लोरीन आप डिटेक्ट करते हैं तो उसके कितने मेथड हैं। हाँ और बिल्कुल। उसमें अगर आप कहीं AgNO3 के थ्रू करते हैं, अर्जिनोमेट्रिक है, तो वो क्या होती है। हम्म। उसमें अगर आप कितना सैंपल लेते हैं, अगर वो स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड कहीं से APHA की या AOAC की बुक से देखते हैं तो उसका पूछा जाएगा कि इसमें आमतौर पे आप सैंपल का साइज़ कितना होगा। उसमें अगर आप डाइल्यूशन करते हैं तो कितनी उसमें होगी। मतलब वो आप स्टार्ट करेंगे कि मैं ये हूँ, मैंने हाँ। ये किया हुआ है, वो वहाँ से बात आगे चल जाएगी। अगर आप अपनी इंट्रोड्यूस अपनी कॉम्पिटेंसी के राउंड अबाउट करवाएँ, अगर हम्म। आप किसी एक आध क्वेश्चन में पास कह भी दें या ये कह भी दें कि सर आई डोंट नो या मेरे पास इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप अपना इंट्रोड्यूस प्रॉपरली करवाएंगे तो आपसे उस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे, मतलब उसमें सर केमिस्ट्री एक्चुअली ना, वालों से।
बिल्कुल आपकी बात सही है, 100% सही है। इसमें ना जो दो चीज़ें हैं मजीद, मैं एडिशन करता चलूँ आपकी बात में। जैसे आपने बताया कि इंट्रोडक्शन जो है ना वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब बहुत अच्छे से जी। मुराद ये है कि अगर हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में फॉर एग्जाम्पल एक कहता है केमिस्ट्री का एक स्टूडेंट है, या इवन कि एग्रीकल्चर का है, या मतलब कि फार्मेसी का जो डी फार्म है। अब अगर वो फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि मैंने ये काम किया है, और एकेडमिक्स के हवाले से कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है, और वो उससे वो चीज़ पूछ ली जाती है और उसे वो पता ही नहीं है, तो मेरे जी। ख्याल में ये तो अंडरस्टूड है ना कि सर उसने तैयारी नहीं की या उसे पता ही नहीं है उस चीज़ का। और बिल्कुल ऐसे। इसी हवाले से दूसरी चीज, अब एक बंदा ये कह रहा है, कैंडिडेट ये कह रहा है कि मैंने फलां लैब में फलां चीज के ऊपर काम किया, और उसमें से जैसे आपने अभी अर्ज किया कि अगर वो केमिकल या कोई मेथड या कुछ भी ऐसा पूछ लेते हैं जो आपको नहीं पता, तो इसका मतलब है कि या तो आपने तैयारी नहीं की, ठीक है, या आपने फिर वो काम नहीं किया। दो चीजें हो सकती हैं। तो बिल्कुल। बिल्कुल सर आपकी बात यस सर। 100% ठीक है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन जो है ना वो आपका वहीं से स्टार्ट और वहीं पर खत्म है, अगर वो आपका अच्छा प्रिपेयर है, तो बिल्कुल सर आपकी बात ठीक है। अच्छा सर, अभी जो स्टूडेंट्स हमारे जा रहे हैं, कैंडिडेट्स जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली उनसे उनसे तो वो एक्सपीरियंस के हवाले से पूछा जाएगा, और मेरे ख्याल में उनको पता भी होगा, जिसने अच्छे से काम किया उसे पता भी होगा। लेकिन बात यहाँ पर ज्यादातर हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या एक्सपीरियंस है तो बड़ा लिमिटेड सा है, और वो उन लैब्स में नहीं है। और मेरे ख्याल में उनको जो है ना वो ऑब्वियसली अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था तो उनको ट्रेन किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपको क्या लगता है कि जो उनकी डिग्री से क्वेश्चंस होंगे, तो वो टेक्निकल पार्ट लेबोरेटरी के हवाले से स्पेशली वो कहाँ से पढ़ सकते हैं? वो सर डिफरेंट बुक्स हैं। मतलब ये कि हर जहाँ भी जो भी यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है ना, उसमें वो टच ज़रूर करवाते हैं। अगर कोई बंदा उसमें फ़र्ज़ करें ड्रग से रिलेटेड है, तो उसको ये पता हो कि एलाइज़ा जो है वो उसके किस-किस टेस्ट में इस्तेमाल हो सकता है। हाँ बिल्कुल फ़र्ज़ करें बिल्कुल। वो स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कोई पेस्टिसाइड से है, तो पेस्टिसाइड्स आमतौर सारी चीज़ें, सारा लोड आप एचपीएलसी ये भी चीज़ रैशनलाइज़ करनी होती है, जीसी एचपीएलसी पे नहीं डाल सकते। तो आपको पहले उसकी स्क्रीनिंग के लिए जो अलाइजा जैसी तकनीक है वो यूज़ करनी पड़ती है। कि बिल्कुल क्या कोई आगे आपका जो स्पेसिमेन है, जो आपका टेस्ट केस है, उस वो रिएक्शन करके वो आगे कुछ कलर चेंज या कोई आपको पॉजिटिव इंडिकेशन भी दे रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद ही आप उसको डिटेक्शन की तरफ या क्वांटिफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल। अगर नहीं देगा तो वो तो उधर ही स्ट्रेट अवे अब जो भी आपकी लिमिट्स ऑफ डिटेक्शन होगी उससे नीचे वो तो है ही इतनी कम मिकदार में, या है ही नहीं, उसमें एब्सेंट है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। एलाइजा में नहीं आया तो एब्सेंट है ना जी, बिल्कुल ऐसे ही। एक खास एलओडी के ऊपर। तो बिल्कुल। इस तरह फोकस करना है। इसी तरह जो स्क्रीनिंग के बाद आप उसको आगे लेके चलेंगे, अगर आप अगर इसको इम्पोर्टेंट लें एलाइजा को, तो फिर वो पूछेंगे भाई एलाइजा की टाइप्स कौन सी हैं। फिर ये एलाइजा है तो फिर वो पीसीआर इससे आगे चले जाएंगे। फिर पीसीआर और रियल पीसीआर की बात हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे फिर ही। जब अब क्रोमेटोग्राफी की बात होगी तो हो सकता है स्टार्ट वो पेपर क्रोमेटो आप उसकी टाइप्स पूछ लें। हम्म। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, बिल्कुल जीसी है, गैस क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल है, ऐसे ही। एचपीएलसी है, बिल्कुल हाई ऐसे परफॉर्मेंस लिक्विड प्रूफ। तो इस तरह की चीज़ें जब आएंगे, सब स्टार्ट उसका प्रिंसिपल, ही। उसकी टाइप्स, उसके बाद उसमें इसकी एप्लीकेशन। तो फूड हाँ वाला है तो उसमें उसको एक दो एप्लीकेशन होनी चाहिए याद। और एक आध मेथड अगर उसने खुद से किया है या वो पढ़ ले। अगर उसने नहीं किया तो वो ये कह सकता है कि सर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने ड्यूरिंग स्टडी एमएससी ये कुछ एनालिसिस किए हैं, फर्ज करें विटामिन ए की क्वांटिफिकेशन पे किए हैं मैंने, या मैंने बिल्कुल प्रिजर्वेटिव पे किए हैं, या मैंने अगर वो किसी ने दूसरी जो आम छोटी सी मशीन पे काम किया है, तो जैसे वो टैबलेट्स में या ड्रग्स में होती है फ्राइबिलिटी होती है, भी मैंने उसके ऊपर काम किया हुआ। बिल्कुल तो ऐसे वो इस तरह की चीज़ें उसमें आपको जो भी तकनीक आप डिस्कस कर रहे हैं, आपको उसकी बेसिक मोड डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, उसके जो किस किस इंस्ट्रूमेंट में वो तकनीक यूज़ हो रही है, और आपकी जो भी फील्ड है, पेस्टिसाइड है, ड्रग है, फूड है, उसमें उसकी एप्लीकेशन क्या है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है आज का आपसे। वो ये है कि इसमें ना बहुत सारे प्रोटोकॉल्स ऑब्वियसली इस्तेमाल किए जाते हैं जो भी टेस्टिंग वगैरह होती है। एक इसमें से इस सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि ये प्रोटोकॉल्स कहाँ से पढ़े जाएं अगर फॉर एग्जाम्पल कोई तैयारी करना भी चाहता है, या उनको क्या पता होना चाहिए उन प्रोटोकॉल्स का, कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एक स्टूडेंट ने जो है ना मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज एन एक्सपर्ट, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, कि अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोटोकॉल
वो फॉलो करते हुए हम एक रिजल्ट, जो डिजायर्ड रिजल्ट है हमारा, वो आना चाहिए, और वो नहीं आ रहा, तो इसकी क्या रीजन हो सकती है, हम कैसे जस्टिफाई करें? सर पहले तो अब डिपेंड करना पड़ेगा कि आप ले क्या रहे हैं। सबसे पहले आपके पास ड्रग हम्म। है तो आपको किसी न किसी बेसिक फार्माकोपिया की गाइडलाइन से भी मदद मिल सकती है। उसमें वो आप फार्माकोपिया के बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं, जो बिल्कुल। आप सर्च कर रहे हैं, जो भी आपका रिक्वायर्ड एनालाइट है जिसको आप चेक करना या मेजर करना या क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं या डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, वो किस वॉल्यूम में है, आपको उसके फिर उसके ऊपर लेटेस्ट कोई ऐसा रिसर्च पेपर जिसमें कोई अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर भी हो उसका और वो आपसे रेलिवेंट भी हो। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें जो है लेटेस्ट आपको देखनी है, जो भी आपकी एक्रीडेशन के अंदर एक स्पेशल क्लास, हम्म। चाहे आप कोई फ़र्ज़ करें अगर APHA यानी कि अमेरिकन उसका जो अ, उसका कोई स्टैंडर्ड फ़ॉलो कर रहे हैं, FAO का कर रहे हैं, ISO के अपने चंद काफ़ी सारे मेथड हैं उसमें, मेडिकल में भी और माइक्रोबायोलॉजी में भी और ड्रग में भी। बिल्कुल। तो ISO का कोई मेथड फ़ॉलो कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड मेथड है। हो सकता है आपको इंडियन मेथड कर रहे हो, इवन केस हम काफ़ी सारे जो क्योंकि स्टैंडर्ड सूबाई और कौमी सतह पे काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स मोर देन 90% मतलब फूड के हवाले से मैं जानता हूँ कि वो हार्मोनाइज्ड हो चुके हैं और उसमें PSQCA हमारे अंडर है, तो हमारे पास है। PSQCA के अंदर काफ़ी सारे जो मेथड होते हैं हम उनको भी स्टैंडर्ड मेथड ही मानते हैं। तो आप राइट। इस तरह का कोई भी एक मेथड लें, अगर आप सीरियल से लेंगे हमारा, अगर मैं मज़ीद डिटेल में जाऊँगा तो हो सकता है वो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सीरियल केमिस्ट हो, ठीक है? हम्म। इवन आजकल जो है AI का दौर है, लेकिन फिर भी जो एक्रीडेशन है वो स्टैंडर्ड मेथड को ही मानती है। अगर स्लैब डेवलप मेथड है तो फिर आपको वैलिडेट करना होता है, ठीक है? जी। तो इसका मतलब है कि जो जिस भी मेथड को आप लें, जिस भी फील्ड से हैं, पेस्टिसाइड में हो तो भी आपके पास AOAC है, AACC है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सीरियल केमिस्ट है, उसमें दोनों तीनों फूड भी, एग्रीकल्चर भी और वो जो है पेस्टिसाइड भी, वो तीनों ही रेफर करते हैं। उसमें ड्रग रेजिड्यू में चले जाएं तो भी ये चारों पांचों इस तरह के AACC और AOAC इनको वो रेफर करते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया है, इसी तरह US फार्माकोपिया है। तो हम्म। इस कोई भी जो प्रॉपर रेफरेंस है किसी कंट्री का, आप उस स्टैंडर्ड मेथड्स को लेके चल सकते हैं। और दूसरा जो आ गया लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपकी बच्ची ने क्वेश्चन किया कि एक कोई चीज़ है मटेरियल एनालाइट है, जी ठीक जी। है? तो अब उसमें मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। मसलन एक तो ये रीज़न है कि जो आपका मटेरियल एनालाइट है, फ़र्ज़ करें कि आपका मेथड जो था उसकी लिमिट्स ऑफ डिटेक्शन थी 2% या ठीक। 0.2%, अगर ज़्यादा ऐसी बात कर लें कि 0.2 है या 0.5% है। ठीक है। लेकिन आपका जो मटेरियल एनालाइट है जिस सैंपल या जिस स्पेसिमेन के अंदर आया है वो 0.5% से कम है, तो वो उस रेंज में कभी नज़र नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि या हायर साइड पे है और आप लोअर देख रहे हैं, जैसे एक हम्म। दीवार के अंदर सर एक खिड़की होती है ना, जी तो जी, वो बिल्कुल। अपने लेवल से सामने ही दिखाती है, ना हाँ। वो ऊंची दिखाएगी ना ना वो वो नीची नीचे। दिखाएगी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है? अगर वो कम होगा तो भी नहीं आएगा, अगर वो हाई होगा तो भी नहीं तो भी नहीं आएगा। आएगा। हाई करने के लिए आपको अपना जो है वो देखने का जो निशान है वो ऊपर करना पड़ेगा, यानी कि आपको लिमिट्स ऑफ डिटेक्शन जो है आपको उस रेंज पे करनी पड़ेगी। जैसे उसमें HPLC में या GC में पीक्स हम्म। समटाइम्स वो रेंज से बाहर निकल जाती है, वो जी इतना बिल्कुल। ज़्यादा एनालाइट होता है। तो आप उसको क्या करते हैं, फोकस करते हैं या मज़ीद डाइल्यूट करते हैं, ठीक है? और दूसरा ये कि सम टाइम वो फ़ॉल्स नेगेटिव आ जाता है। पहला तो ये या तो कम होगा, दूसरा ज़्यादा होगा, तीसरा वो फ़ॉल्स नेगेटिव भी आ नेगेटिव। जाता है। ऐसे जी। केस में आप लोग एक तो ये कि QC चेक्स लगाने होते हैं। बिल्कुल। तीसरी यानी कि ये चीज़ें हमें हमारे जो SOP है वो भी कहता है और एक्रीडेशन भी इसको सपोर्ट करती है, और प्लस हमें उसके साथ-साथ उसके रेप्लिकेट्स लगाने होते हैं। हमें उस सैंपल को 1 दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा तो मुख्तलिफ हर, यानी कि वो एक ही डाइल्यूशन से, एक ही सॉल्यूशन से नहीं, एक ही जगह से नहीं, ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड टिल द, यानी कि उसको जो भी आपकी डिजायर्ड तकनीक रिजल्ट्स, कर रहे हैं वो ठीक है। बिल्कुल पूरे सही। का पूरा आपको 3 दफ़ा रख के बना के सैंपल तक ला के जब आपने उसको डिटेक्शन के लिमिट पे लाना है तो उन तीनों को आपने रेप्लिकेट करके चलाना है। तो उनमें से कम 2 में भी आ गया तो आपका एनालाइट तो है वो आ जाएगा। इसके हाँ। अलावा उसमें कोई मज़ीद डिटेल हो तो वो हम बाद में किसी पॉडकास्ट में भी डिस्कस कर सकते हैं। जी जी सर।
सर बहुत शुक्रिया। इसमें हमने जो है आपने बड़े ही अच्छे से जो है ना वो एक तो पेप्टा के बारे में हमें इंट्रोडक्शन दिया, बताया उसकी ज़रूरत के बारे में बताया, और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स आजकल जो जा रहे हैं, कैंडिडेट्स जो इंटरव्यूज़ देने जाने जा रहे हैं, उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपकी कर्टसी का कि जो आपने टाइम निकाला स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो आगे जाएं और उनकी अपनी प्रिपरेशन जो है ना वो अच्छी हो सकें। सर थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। चलिए, बहुत शुक्रिया।